चलो, so good morning everyone. Last lecture we have started discussion about thermodynamics. एकदम सिंपल टॉपिक है जिसके ऊपर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन भी क्या होते हैं, एकदम सिंपल से होते हैं। और थर्मोडायनामिक्स में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और उसमें हमने बेसिकली 3 लॉज डिस्कस किए थे। एक था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, एंड उस तीनों लॉ के ऊपर से कैसे वर्क डन निकालते हैं, है ना, हीट सप्लाई का क्या होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज होती है मतलब क्या होती है, ये सारी बातें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी थर्मोडायनामिक्स का नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। अब थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस का पार्ट एकदम सिंपल है। देखो, बेसिकली इनका इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में ही किया था कि थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस मतलब होता क्या है। याद है किसी को? चलो कम ऑन फास्ट, व्हाट इज मीन बाय थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस? द प्रोसेस इन विच थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स चेंजेस। और थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स मतलब कौन कौन थे? बेसिक 3 थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले थे। फर्स्ट वन टेम्परेचर, वॉल्यूम। वेरी गुड, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इन तीनों में ऑकर होने वाला जो भी चेंज है, जिस प्रोसेस में इस तरह का चेंज ऑकर होता है, इसको हम बोलते हैं एज ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब वन बाय वन अगर इनको स्टडी करेंगे तो सबसे पहले सिंपल प्रोसेस आती है जिसको हमने बोला था एज ए क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस। अब ये क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस कहीं पे भी नहीं होती है, बस एनसीईआरटी में दिया है इसलिए मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। क्वाजी का मतलब नियरली, स्टैटिक का मतलब रेस्ट, एट रेस्ट, इतनी स्लो है। क्वाजी-स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस इतनी स्लो है कि वो नियरली स्टैटिक मतलब नियरली एट रेस्ट है, मतलब प्रोसेस हो ही नहीं रही है, ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है, उसको बोला जाता है क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस। अब कंडीशन ये है कि कोई भी प्रोसेस क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस नहीं होती है, कोई भी प्रोसेस जो है वो रैंडम होती है, फास्ट होती है। लेकिन यहां पे हम क्या करते हैं, आगे जो प्रोसेस पढ़ने वाले, जैसे फर्स्ट वन आएगी आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोबैरिक का मतलब कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर। आइसोथर्मल का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर। देन एडियाबैटिक का मतलब हीट एक्सचेंज इज जीरो। हीट एक्सचेंज जीरो। ये प्रोसेस को हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इन प्रोसेसेस को पढ़ते टाइम होगा क्या कि हम बोलेंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन किसी भी प्रोसेस में 100% वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस की इस तरह की सिचुएशन कंसीडर करते हैं कि प्रोसेस चल ही नहीं रही है, मतलब प्रोसेस स्टैटिक है, तब जाके उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट होगी। मतलब ये कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट हीट एक्सचेंज जो है जीरो, ये कंसीडर करने के लिए हमें प्रोसेस को जो है एट रेस्ट कंसीडर करना पड़ता है। एंड एट रेस्ट की जो सिचुएशन है वो एक्सप्लेन करने वाली ये क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस होती है, ठीक है। ये खुद एक प्रोसेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट क्वाजी-स्टैटिक कंडीशन क्यों लेनी पड़ती है मैंने बस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। क्लियर है सबको? क्वाजी-स्टैटिक मतलब नियरली स्टैटिक। कहां पे होती है कि जब भी हम बोलते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो उस प्रोसेस में 100% वॉल्यूम को या फिर प्रेशर को अपन एकदम कांस्टेंट नहीं रख पाते एक्चुअल में, प्रैक्टिकली। लेकिन हम कंसीडर करते कि वॉल्यूम कांस्टेंट है और उसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए उस प्रोसेस को डिस्कस करते, स्टडी करते, जिसमें हम कंसीडर करते कि बाकी चेंजेस जो है वो नियरली वहां पे होते ही नहीं है, मतलब वो प्रोसेस क्या है, स्टेशनरी है, मतलब वो बनती है क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस। अब क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस हो गई। देन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल का जो पार्ट है वो फर्स्ट लॉ में हमने देखा था कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में होता क्या है। व्हाट इज मीन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस? कम ऑन फास्ट। जो स्टेप बाय स्टेप होती है उसे रिवर्सिबल बोलते हैं, और जो ओनली वन स्टेप में होती है उसे इरिवर्सिबल बोलते हैं। कहीं भी का रिवर्सिबल मतलब क्या है कि जिस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है, सॉरी मतलब इनिशियल टू फाइनल एंड फाइनल टू इनिशियल स्टेट वहां पे ऑकर हो सकती है, इसको बोला जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब एक बार इनिशियल टू फाइनल स्टेट में वेरिएबल्स गए तो वो फाइनल से इनिशियल स्टेट पे आ ही नहीं सकते, इनको बोला जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है? और ये थ्योरेटिकली है, यहाँ पे कोई इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल फॉर्मूला हमें मिलता नहीं, इसलिए हम उसमें ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है।
उसके बाद में और एक प्रोसेस आती है, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय साइक्लिक प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस, देविका, शुभमकर। द प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम। जहां से शुरू हुई थी वहां पे अगर प्रोसेस आके खत्म हो रही है तो उस टाइप के प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? साइक्लिक प्रोसेस। हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसको देख चुके हैं कि इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस क्या जीरो होता है? डिस्प्लेसमेंट। ओ डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। क्या जीरो होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिनसे रिलेटेड हमें आ गया तो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन डीपीपी में आ सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आते नहीं है, कोई खास फॉर्मूले, कोई खास कंडीशन उनसे रिलेटेड है नहीं, इसलिए इनका ओरली डिस्कशन करके हमने बाजू में रखा है। कौन सा? क्वाजीस्टैटिक, साइक्लिक, देन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, इनको छोड़ के जो रिमेनिंग प्रोसेस बचती है उनके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, जिसमें फर्स्ट वन आती है, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या होगा आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब? वॉल्यूम कांस्टेंट। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहती है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब उस प्रोसेस को बोला जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब जो वर्क डन होगा बाय द गैस वो कितना होगा? जीरो होगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ में देखा था कि वर्क डन होता है मतलब क्या होता है? गैस एक्सपांड होता है या फिर गैस का कंप्रेशन होता है, मतलब क्या होता है? वहां पे वर्क होता है। ठीक है, अगर डेल्टा डब्ल्यू जीरो है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? डेल्टा यू। इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी भी हीट अपन सिस्टम को सप्लाई करेंगे वो पूरी की पूरी हीट जो है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए यानी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूटिलाइज होने वाली है। ठीक है, और यहां पे अगर इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, पीवी ग्राफ, तो क्या होगा? हम प्रेशर कितना भी वेरी करेंगे वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। ठीक है, ए से लेके बी तक प्रोसेस हम परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे जो वॉल्यूम थी इनिशियली वी, ए पे वही है, बी तक प्रेशर कितना भी चेंज किया वॉल्यूम में चेंज ऑकर नहीं हो रहा है, मतलब वहां पे वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ाओ या फिर बाद में दूसरी कोई प्रोसेस है सी से लेके डी में जिसमें प्रेशर को कम करो। ठीक है, दोनों भी केस में वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है सबको? कळलं का? ये है आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें कंडीशन क्या है कि बेसिकली वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए जो वर्क डन होगा दैट विल बी जीरो, एंड उससे रिलेटेड जो पीवी ग्राफ है वो इस तरह का होता है। ठीक है, अब आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आती है, दैट इज आइसोबैरिक। आइसोबैरिक। और आइसोबैरिक में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट। आइसोकोरिक देन आइसोबारिक, आइसोबैरिक प्रोसेस। एंड आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब वहां पे प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो वहां पे वर्क डन होगा क्या? यस और नो? हाँ सर। और कितना होगा वर्क डन? P इंटू डेल्टा वी, यही तो फॉर्मूला था, और ये एप्लीकेबल है ओनली इफ अगर वहां पे प्रेशर कांस्टेंट है तो। ठीक है, तो वर्क डन बनेगा P इंटू डेल्टा वी, और इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे? बोलो कैसे आएगा इसका ग्राफ? प्रेशर कांस्टेंट है मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी जिसमें ए से लेके बी तक वॉल्यूम बढ़ेगी, मतलब गैस का एक्सपेंशन होगा, लेकिन प्रेशर में कोई चेंज ऑकर नहीं होगा। या फिर अगर वहां पे हम कॉम्प्रेशन कर रहे हैं मतलब सी से लेके डी तक अगर कॉम्प्रेस किया जा रहा है गैस, तो वहां पे अगेन क्या हो रहा है? प्रेशर विल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बन गई आइसोबैरिक प्रोसेस।
आइसोकोरिक, आइसोबैरिक। क्लियर है? ये भी इतनी Yes. कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी किसी कंडीशन में बस हमें एक एक स्टेप में इनका यूज करना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। अब टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है, जिसमें हमें एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है एंड दूसरा हीट एक्सचेंज को 0 रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन आएगी, दैट इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, और क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस? मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और हीट। आइसो मतलब सेम, कांस्टेंट क्या सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर सेम। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट मेंटेन रख रहे हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा? टेम्परेचर चेंज नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इंटरनल एनर्जी भी चेंज। आठवते का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, मतलब एक्चुअल में कौन चेंज होता है? टेम्परेचर चेंज होता है। Temperature. यहाँ पे टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी डेल्टा यू विल बिकम 0। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर डेल्टा यू 0 है इसका मतलब जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट अपन सप्लाई करेंगे वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी वर्क डन में। ठीक है, एंड आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है इट इज गिवन बाय nRT, नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाय V1। लेकिन हमारा जो लॉग बुक है उसमें log टू द बेस 10 दिया जाता है, और इस नेचुरल लॉग को अगर log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो उसको हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.303। देन बनेगा nRT log टू द बेस 10 ऑफ V2 बाय V1। या फिर अगर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर डेटा आपको दिया है तो ये बनेगा 2.303 nRT log टू द बेस 10 ऑफ P1 अपॉन P2। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस से रिलेटेड या फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से रिलेटेड एक एडियाबेटिक का वर्क डन एंड एक आइसोथर्मल का वर्क डन, मैक्सिमम टाइम्स इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होता है हर एक एग्जाम में। ठीक है, और आइसोथर्मल में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? एकदम सिंपल फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा है। अब ये फॉर्मूला आता कैसा है, इसका डेरिवेशनल पार्ट भी है, लेकिन उसके कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम काम में नहीं आने वाले, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूं। ठीक है ना, तो ये बनी आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड इसको अगर ग्राफिकली प्लॉट करना है, पीवी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है। ठीक है, एंड इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम इससे पहले वेव सेक्शन में यूज कर चुके हैं, कहां पे यूज कर चुके हैं शुभंकर, आठवतोय का? इन केस ऑफ वेव्स मैंने एक बात बोली थी, देखो कि अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन, प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव थ्रू द मीडियम, प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव थ्रू द मीडियम ये आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, ये बोला था न्यूटन ने। और उस केस में आइसोथर्मल प्रोसेस में ये जो के है, के का मतलब कौन है? बल्क मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये इक्वल्स टू पी होता है। ठीक है, फिर न्यूटन ने जो फॉर्मूला बोला था v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ पी बाय रो, रो का मतलब डेंसिटी ऑफ एयर एंड पी मतलब प्रेशर, तो वो कैलकुलेट करके हमने वहां पे साउंड की स्पीड कैलकुलेट की थी। कितनी थी, क्या थी, उस टॉपिक में हो गया है। बस ये आइसोथर्मल रिलेटेड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये फॉर्मूले आपको कभी भूलना नहीं है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस nRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 by V1 या फिर 2.303 nRT log to the base 10 ऑफ V1 upon V2, सॉरी V2 upon V1 या फिर P1 upon P2। चलो क्लियर है सबको आइसोथर्मल प्रोसेस? फिर एकदम सिंपल है, देखो ज्यादा इसका डीप में इधर उधर का सोचना नहीं अभी, बस जो फॉर्मूला है वर्क डन कैलकुलेट करने का वो इंपॉर्टेंट है। चलो क्लियर। अब जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है उसी तरह से एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा? इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल एनर्जी चेंज नहीं होगी। कई बोलो दस देखो भक्ति तू, Exchange of heat constant. हाँ, Exchange of heat constant. वेरी गुड। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें
हीट का एक्सचेंज अलाउड नहीं है, यानी डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 0. The thermodynamic process in which exchange of heat will become zero, यानी हीट हम बॉडी को या फिर गैसेस को या फिर सिस्टम को सप्लाई भी नहीं करेंगे एंड हीट को सिस्टम से बाहर भी नहीं आने देंगे, तो उस टाइप के प्रोसेस को बोला जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस. तो अकॉर्डिंग टू फ्लोट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब जो वर्क डन होगा कितना होगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू, या फिर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी कितनी होगी, माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू. इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम गैस को कॉम्प्रेस करेंगे, ध्यान से सुनो, अगर हम गैस को कॉम्प्रेस करेंगे एंड कॉम्प्रेस करते टाइम हीट का एक्सचेंज अगर नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, कॉम्प्रेशन हो गया मतलब वॉल्यूम कम हो गई, मतलब वर्क डन निगेटिव हो गया, एंड वर्क डन निगेटिव हो गया इसका मतलब इंटरनल एनर्जी वहां पे बढ़ जाएगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा. देखो यहाँ पे अगर वहां पे ये W मतलब वर्क डन, वॉल्यूम कम हो रही है मतलब ये निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आ गया मतलब वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हो गई, मतलब वहां पे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. उसके अगेंस्ट अगर हम हीट को एक्सचेंज होने को अलाउ नहीं कर रहे और गैस क्या कर रहा है, एक्सपांड हो रहा है, तो इसके एक्सपांशन से क्या होने वाला है, वर्क डन होने वाला है, एंड वर्क डन हुआ मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी निगेटिव आ रही है, निगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे टेम्परेचर कम हो रहा है. कळालं की 3 इक्वेशंस. हो. ओके. तो इस प्रोसेस में इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कि P इंटू वी रेस टू गैमा, ये होता है कांस्टेंट. एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है एडियाबेटिक प्रोसेस का, कि यहां पे हीट एक्सचेंज 0 है, लेकिन उसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि P इंटू वी रेस टू गैमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. नाउ व्हाट इज मीन बाय P? P प्रेशर. प्रेशर, V वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम. गामा का मतलब क्या होता है, ये गामा का मतलब होता है एडियाबेटिक कांस्टेंट. क्या होता है, एडियाबेटिक कांस्टेंट, एंड इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग Cp बाय Cv. अब ये Cp एंड Cv क्या है, याद करो. कहां से याद करेंगे इनको, कहां पे देखा था Cp Cv को, पहले टॉपिक का दूसरा लेक्चर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हीट कैपेसिटीज हमने देखी थी, याद है सबको. उसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट मोल्स, यानी मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने देखी थी, एक कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, याद है क्या. यस. ओ सर. हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसी तरह से यहाँ पे Cp जो है इसका मतलब होगा मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड Cv का मतलब क्या होगा, बस सारा सेम रहेगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, ये होता है आपका गामा. गामा मतलब क्या है, एडियाबेटिक कांस्टेंट, एंड इसी एडियाबेटिक कांस्टेंट को पॉइसन्स कांस्टेंट ऐसे भी बोला जाता है. ठीक है, एडियाबेटिक कांस्टेंट या फिर पॉइसन्स कांस्टेंट ऐसे भी बोला जाता है. ठीक है, चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका. अब यहां पे देखो, जो इक्वेशन है पीवी रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं. जैसे कि पीवी इक्वल्स टू होता है एनआरटी, तो मैं यहाँ पे V को रिप्लेस कर सकता हूं बाय एनआरटी बाय P से. ठीक है, तो इस इक्वेशन में V की वैल्यू अगर मैं ये पुट कर दूंगा तो क्या होगा, ये बनेगा P इंटू एनआरटी अपॉन P रेस टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टंट. कळलं का काय केलं मी, सर नो समझ रहा है क्या किया यहाँ पे. यस सर. ओके, तो यहाँ पे बस एक सिंप्लीफिकेशन हमें करना है. देखो ये एनआर तो कांस्टेंट है, इनका कुछ नहीं होगा. अभी ये P+1 था, ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या होगा, P+1 है इंटू 1 अपॉन P रेस टू गामा है.
अब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या होगा, पी रेस टू गामा इंटू पी रेस टू -1, बेस से में मतलब पावर के एडिशन करके पी रेस टू गामा -1 बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कंडीशन वही है कि एनआर कांस्टेंट है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे तो टी रेस टू गामा अपॉन ये बनेगा पी रेस टू गामा -1, ये बन गया कांस्टेंट। टी रेस टू गामा अपॉन पी रेस टू गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। समझलं इक्वेशन कसं आलं ते? ओके, चलो आगे सेम इक्वेशन से पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से अगर मैं पी को रिप्लेस करूंगा, कैसे रिप्लेस करेंगे पी को, पी बनेगा एनआरटी अपॉन वी, इसको यहां पे पुट कर देते हैं तो ये क्या बनेगा, एनआर तो कांस्टेंट है तो ये बनेगा टी इंटू वी रेस टू गामा अपॉन वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड ये वी अगर ऊपर आएगा तो ये बनेगा टी इंटू वी रेस टू गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तीनों भी इक्वेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू एडियाबेटिक कांस्टेंट, एडियाबेटिक प्रोसेस। पीवी रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, then t raised to gamma upon p raised to gamma -1 constant, then t into v raised to gamma -1 constant. एंड इसी सीक्वेंस का और एक डेंसिटी का भी रिलेशन होता है, दैट इज p अपॉन डेंसिटी रेस्ड टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस के 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये चारों रिलेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इनमें वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एमसीक्यू तो आता नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट में आपको ये डायरेक्टली रिलेशन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए आज इसको लर्न करना पड़ेगा लेक्चर होने के बाद। ठीक है, करो रफ। तो ये थी आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, अब एडियाबेटिक प्रोसेस में होने वाला जो वर्क डन होता है वो होता है एन आर डेल्टा टी यानी T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय गामा -1। W इज इक्वल्स टू होता है N इंटू आर इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन गामा -1। नाउ हियर व्हाट इज मीन बाय N, कम ऑन फास्ट, N का मतलब क्या है? अरे व्हाट इज मीन बाय N? नंबर ऑफ मोल्स। R का मतलब R, व्हाट इज R? व्हाट इज R? नहीं मालूम R? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, देन T2 माइनस T1 यानी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज गामा? गामा मींस व्हाट? एडियाबेटिक कांस्टेंट। वेरी गुड, एडियाबेटिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ता है, एनआर T2 माइनस T1 अपॉन गामा -1, या फिर अगर एनआरटी को हम P डेल्टा V से अगर रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा P इन ब्रैकेट V2 माइनस V1 अपॉन गामा -1। ठीक है, आपको टेम्परेचर का या फिर वॉल्यूम का डिफरेंस दिया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट थर्मोडायनामिक प्रोसेस। सारी थर्मोडायनामिक प्रोसेस बस इतनी है, एंड उनसे रिलेटेड फॉर्मूले भी इतने ही है। इसमें हमने जो कुछ भी दिखा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था आइसोथर्मल का एंड एडियाबेटिक प्रोसेस का। क्लियर है फिर सबको? यस और नो? हो सर। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस सॉल्व करते टाइम जब भी हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो हर बार ये गामा का डिस्कशन आता है, और ये गामा को हमने क्या बोला था? गामा मतलब है एडियाबेटिक कांस्टेंट, या फिर क्या ये पॉइजन्स कांस्टेंट ऐसे भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे बेसिक सिंपल एंड इंट्रोडक्टरी रिलेशन होता है गामा इज इक्वल्स टू Cp बाय Cv। ठीक है, गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है? Cp बाय Cv। नाउ व्हाट इज मीन बाय Cp? Cp का मतलब क्या है बोलो?
Molar specific heat capacity at constant pressure. एंड सीवी क्या है? At constant volume. कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मुझे बोलो कि गामा का यूनिट क्या होगा? व्हाट विल बी द एसआई यूनिट फॉर गामा? चलो कम ऑन फास्ट, होगा क्या यूनिट? यस और नो? अगर सीपीसीवी है, दोनों सेम क्वांटिटी का रेशियो है, इसका मतलब गामा को यूनिट नहीं होगा। ठीक है। और एक रिलेशन में पहले थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। ठीक है। क्या बोला था इस रिलेशन को? कौन सा रिलेशन था ये? सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। याद है कैसे कुछ लिख के दिया था? मेयर्स रिलेशन, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। ठीक है। तो इस तरह से ये सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर होता है, गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी होता है। तो इस तरह से अगर इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें सीपी इक्वल्स टू मिलता है आर अपॉन गामा माइनस वन, एंड हमें सीवी मिलता है आर अपॉन गामा माइनस वन, एंड सीपी जो है वो बनेगा आर प्लस सीवी। ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इनसे रिलेटेड हमें आज सॉल्व करने हैं, अगर सीपी सीवी गामा आर इनका रिलेशन दिया तो। एंड इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और एक कंसेप्ट है जो हम पहले इस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, दैट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। केटीजे में इसको पढ़ चुके हैं। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुआ था क्या, याद आ रहा है सबको? क्या होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? मतलब कि गिवन मॉलिक्यूल कितनी डायरेक्शन में मूव होने के लिए फ्री है। जैसे हमने देखा था कि अगर मोनो एटॉमिक गैस दिया है तो मोनो एटॉमिक गैस में कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं? यस और नो? यस और नो नहीं, कितने होते हैं बोलो? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस। देविका, कोमल, आरती, 3 होते हैं ना। मोनो एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल कैन ट्रैवल अलोंग एक्स एक्सिस, कैन ट्रैवल अलोंग वाई एक्सिस, कैन ट्रैवल अलोंग जेड एक्सिस। इसका मतलब हमें मालूम है कि फॉर मोनो एटॉमिक गैस जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 3 थी। उसके बाद में हमने देखा था फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर लो टेम्परेचर पे है तो लो टेम्परेचर पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 होती है। कैसे 5? 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। वेरी गुड। एंड अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पे 7। क्यों? क्योंकि 2 वाइब्रेशनल वहां पे ऐड होती है। ठीक है। एंड अगर पॉली एटॉमिक दिया तो 6। 3 रोटेशनल एंड 3 ट्रांसलेशनल। ठीक है। तो इस तरह से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर हमें दिया जाता है तो गामा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 बाय एफ। इस रिलेशन से हमें गामा पुट करके फिर ये सारे इक्वेशन सॉल्व करके सीपीसीवी कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है। गामा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 बाय एफ। इस फॉर्मूले में एफ का मतलब बोला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है। यहाँ पे जो लिख के दिया है, यहाँ से एक बार गामा आ गया, फिर सीपीसीवी जो भी अननोन है हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। बोर्ड पे जो इक्वेशंस दिख रहा है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम्स हर एक एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है। एक तो इनसे रिलेटेड, नहीं तो आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है मिक्सचर ऑफ गैसेस, उससे रिलेटेड। ठीक है। मतलब देखो थर्मोडायनेमिक्स में पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसका वर्क डन, देन कार्नोट इंजन उसकी एफिशिएंसी, तीसरा आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस, फोर्थ वन ये बोर्ड पे जो डेटा दिख रहा है वो, एंड फिफ्थ वन मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये 5 पॉइंट में से 2 पॉइंट के ऊपर हर बार हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो इनको एकदम ध्यान से प्रिपेयर करो। एकदम सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जो सिर्फ मार्क्स देने के लिए बनाए गए हैं। क्लियर है सबको? देविका क्लियर झाला था? देविका, हो सर। सीपीसीबी के जो क्वेश्चंस थे लास्ट वर्कशीट में अब इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देन आज के डीपीपी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मिलने वाले। ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट आती है मिक्सचर ऑफ गैसेस। 2 गैसेस है, उनको अगर अपन डिफ्यूज कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, और आपको बोला है पहला गैस है जिसके नंबर ऑफ मोल्स n1 है, जिसके लिए एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा 1 है, एंड जिसका मॉलिक्यूलर मास m1 है। एंड इसको मिक्स किया जा रहा है दूसरे गैस के साथ जिसके नंबर ऑफ मोल्स n2 है, देन एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा 2 है, एंड मॉलिक्यूलर मास m2 है। तो अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो उन दोनों की रिजल्टेंट जो सीवी होगी, सीवी मतलब क्या?
molar Precipitate heat capacity at हाँ, constant at constant volume. volume, तो वो कितनी रहेगी? वो रहेगी N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। उसी तरह से दोनों के मिक्सचर की जो CP रहेगी वो कितनी रहेगी? बोलो, अब दिमाग लगाओ, क्या होगा यहाँ पे? CV1 की जगह पे CP1, N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। एंड अगर मुझे ग्यामा चाहिए तो ग्यामा इक्वल्स टू क्या होगा? CP बाय CV। अब ये बोलो कैलकुलेट करके कितना आएगा CP बाय CV। चलो कॉमन फर्स्ट करो डिवीजन इनका। व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ CP अपॉन CV? अरे इतना टाइम। P1 हम्म, P1 into P1 कहाँ से आ गया? अब CP1 plus CP2 upon CV1 फिर plus N1 CV2. प्लस N1 प्लस N2 कैंसिल हो जाएगा। ये मतलब ये बनेगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाय N1 CV1 प्लस N2 CV2। ठीक है, लास्ट 2 to 3 ईयर से हर एक एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर रिजल्टेंट मोलार मास चाहिए तो उसके लिए क्या होगा? N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ठीक है, तो दो गैसेस को अगर डिफ्यूज किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, तो उनसे रिलेटेड अगर हमें CP चाहिए, अगर हमें CV चाहिए, अगर हमें गामा चाहिए, अगर हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो उस केस में हम इस तरह के रिलेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है क्लियर सबको? मैं क्या बोला फिर से, 2 से 3 साल से पहले, मतलब फ्रॉम 2 to 3 इयर्स रेगुलर इस पार्ट के ऊपर हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस देखे गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया इसका। मिक्सचर ऑफ गैसेस। ओके, हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का जो जितना सिलेबस है उतना ही है। इससे रिलेटेड मतलब इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसको ठीक से प्रिपेयर करो। देन आज लेक्चर के बाद में आपको डीपीपी मिलेगी जिसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, मिक्सचर ऑफ गैसेस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इवनिंग में डाउट सेशन के बाद में टेस्ट विल बी देयर। देन कल संडे है तो यूनिट टेस्ट होगी पूरे थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। देन फ्रॉम मंडे वी हैव टू स्टार्ट 12th एनसीईआरटी। ठीक है ना, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूरा डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो कोई भी लेक्चर को मिस नहीं करेगा। हॉलीडेज नहीं ले रहे अपन 21 to 31 तक। ठीक है, तो बाकी क्लासेस को हॉलीडे है, इसका मतलब वी कैन यूटिलाइज मोर टाइम। तो मैं लेक्चर का टाइम और थोड़ा बढ़ा सकता हूँ। ठीक है ना, उधर सैटरडे है क्या? ठीक है, नहीं सैटरडे लेक्चर तो होने वाला है कल। ठीक है, तो कल यूनिट टेस्ट है या फिर रिवीजन लेक्चर होगा थर्मल सेक्शन का, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, आज मुझे संडे सैटरडे लगा था। ठीक है, आज फ्राइडे। ओके, तो हॉलीडे तो नहीं है, ये दिमाग में डाल लो। और हमें 12th एनसीईआरटी स्टार्ट करनी है, वो अपन ग्रुप पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, कल करनी है या मंडे को करनी है। ठीक है, चलो। तो अभी एक लास्ट पार्ट बचा है, एक्चुअल में हो गया उसका डिस्कशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किए, दैट इज कार्नोट इंजन। और कार्नोट इंजन जिस थर्मोडायनेमिक साइकिल के ऊपर वर्क करता है वो आता है कार्नोट साइकिल का पार्ट। ठीक है, तो इस साइकिल में क्या है कि हमने एक्चुअल में देखा है कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी होती है 1 - T2/T1, या फिर हम इसको 1 - Q2/Q1 भी लिख सकते हैं। एक पूरी वर्कशीट इसके ऊपर सॉल्व करके डाउट सेशन हुआ था और आप सब लोगों ने अच्छा स्कोर भी किया था। मैक्सिमम टाइम्स इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, लेकिन एक कार्नोट ने क्या बोला था कि कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसने 4 स्टेट बोला था, जो मैं यहाँ पे पीवी ग्राफ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसने बोला था कि सपोज कोई भी एक कंडीशन है जिसपे हम इनिशियल थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कंसीडर कर रहे हैं गैस के या फिर सिस्टम के, P1 V1 T1। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका एक्सपांशन करना है। क्या करना है? एक्सपांशन करना है। एक्सपांशन किया मतलब क्या होगा, जो इनिशियल वॉल्यूम थी V1 ये चेंज होके बनेगी V2, जो इनिशियल प्रेशर था P1 ये चेंज होके बनेगा P2, लेकिन जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए से लेके बी तक, बोलो ए से लेके बी तक क्या हुआ? वेरी गुड, आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ। क्या हुआ? आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ। उसके बाद में कार्नोट ने बोला था देन बाद में क्या करो, बी से लेके सी तक
बी से लेके सी तक, यहाँ पे जो प्रेशर है वो P3 चेंज करो, देन ये भी एक्सपांशन होगा वॉल्यूम V4, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये कौन सा एक्सपांशन हुआ? टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब ये एडियाबेटिक एक्सपांशन हुआ। कौन सा एक्सपांशन हुआ? एडियाबेटिक एक्सपांशन। उसके बाद में क्या करना है, इस प्रोसेस को फिर से यहां तक लेके आना है, जिसमें प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर बनेगा P4, ये V3, वॉल्यूम बनेगी V4 एंड टेम्परेचर रहेगा T2। तो मुझे बोलो ये C से लेके D तक हुआ क्या? आइसोथर्मल हुआ। क्या हुआ? लेकिन वेरी गुड, आइसोथर्मली हुआ। क्या हुआ? लेकिन कंप्रेशन। कंप्रेशन हुआ। एक्सेलेंट, ठीक है। एंड एट द एंड क्या करो, फिर से प्रोसेस को डी से लेके ए के ऊपर लेके जाओ, जिसमें टेम्परेचर T2 से फिर से T1 बनेगा। मतलब डी से लेके ई तक क्या हो रहा है? फिर से एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई भी साइकिल एग्जीक्यूट होगी तो आपको जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम मिलेगी। ये कार्नोट साइकिल थी एंड उसके अकॉर्डिंग हम इस तरह से एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस का पार्ट है, क्वेश्चन के टाइप्स का पार्ट है, वो सारा हम वर्कशीट में या फिर डीपीपी में देखेंगे। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के खत्म होने से थर्मल सेक्शन का हमारा पार्ट यानी 11th एनसीईआरटी का पूरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड आरती